कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान बाजार से। यहाँ हमें एक फैमिली दिखती है, ली, उसकी पत्नी एवलिन, उनकी बेटी रीगन और 2 बेटे मार्कस और छोटा बो। ये लोग बिना आवाज किए चुपचाप जरूरी सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। सब इशारों में बात कर रहे थे क्योंकि थोड़ी सी आवाज भी उनके लिए खतरा बन सकती थी। बो, जो सबसे छोटा बच्चा था, उसे अलमारी पर रखा एक टॉय रॉकेट दिख जाता है। जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करता है, रॉकेट गिरने लगता है, लेकिन रीगन समय रहते पकड़ लेती है। सब चैन की सांस लेते हैं। ली सबको इशारे से बताता है कि अब घर लौटना होगा वरना मुश्किल हो जाएगी। बो को रॉकेट बहुत पसंद आता है, लेकिन ये बैटरी से चलने वाला खिलौना था जिससे आवाज निकल सकती थी। ली बैटरी निकाल कर अलग रख देता है और रॉकेट को साइड में रख देता है, लेकिन रीगन छोटे भाई की जिद देखकर बैटरी निकाला हुआ रॉकेट उसे चुपके से दे देती है। किसी को पता नहीं चलता कि बो ने बैटरी भी उठा ली है। घर जाते वक्त सब लाइन बनाकर रेत पर नंगे पैर चल रहे थे ताकि आवाज न हो। तभी बो ने रॉकेट में बैटरी डाल दी और अचानक तेज आवाज बजने लगी। रीगन सुन नहीं सकती थी, इसलिए उसे पता ही नहीं चला, लेकिन ली और एवलिन डर गए। तभी जंगल से गोली की रफ्तार से एक मॉन्स्टर निकलकर बो पर टूट पड़ा। ली दौड़ता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। मॉन्स्टर बो को मार देता है। इसके बाद कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। अब फैमिली ने इस हालात में जीना सीख लिया था। ली ने अपने घर में रिसर्च रूम बना लिया था। वहाँ उसे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर्स पूरी तरह अंधे हैं, लेकिन उनकी सुनने की ताकत बहुत तेज है। हल्की सी आवाज भी वे किलोमीटरों दूर से पकड़ लेते हैं और शिकार पर बिजली की स्पीड से टूट पड़ते हैं। उनकी स्किन इतनी सख्त है कि गोली या हथियार से असर नहीं होता। असल में ये मॉन्स्टर्स धरती पर 1 साल पहले स्पेस से गिरे मेट्रॉइड के साथ आए थे। कुछ ही वक्त में इन्होंने पूरी दुनिया उजाड़ दी और इंसानों का नामो निशान मिटा दिया। अब बचने का एक ही तरीका था, पूरी तरह खामोश रहना। ली ने अपने घर को पूरी तरह सुरक्षित बना लिया था। हर तरफ कैमरे लगा दिए थे, रास्तों पर खास निशान बनाए थे और एक अंडरग्राउंड बंकर भी बना लिया था। उसे यह भी पता चल चुका था कि उनके इलाके में कुल 3 मॉन्स्टर मौजूद हैं। वह लगातार उनकी कमजोरी खोजने और बाहर की दुनिया से रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक किसी से बात नहीं हो पाई थी। इस बीच हमें पता चलता है कि एवलिन प्रेग्नेंट है। अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि बच्चा पैदा होगा तो जरूर रोएगा, इसलिए उन्होंने एक साउंड प्रूफ बॉक्स तैयार किया था जिसमें बच्चे को रखा जा सके और उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया जा सके ताकि रोने की आवाज बाहर न जाए। ली अपनी बेटी रीगन की सुनने की समस्या को ठीक करने की कोशिश भी करता है। वो उसके लिए एक नया हियरिंग एम्पलीफायर बनाता है और उसे देता है, लेकिन रीगन खुश नहीं होती क्योंकि उसे लगता है कि ये भी काम नहीं करेगा। जैसे पहले के कई एम्पलीफायर फेल हो चुके थे। गुस्से में वो उसे फेंक देती है। जब रेगन एम्पलीफायर को टेस्ट करती है तो वो सच में काम करता है। पहली बार बाहर की आवाज सुनकर वो इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। उसी वक्त उसे अपने छोटे भाई बो की याद भी आ जाती है। आज भी वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार मानती थी। उसे लगता था कि अगर उस दिन उसने बो को टॉय रॉकेट न दिया होता तो वो आज जिंदा होता। रेगन चाहती थी कि उसके पापा उसे भी भरोसेमंद समझें और इसलिए वो उनके रिसर्च बंकर में मदद करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो वहां जाती है, ली उसे रोक देता है। उसे डर था कि रेगन कहीं गलती से कोई आवाज पैदा न कर दे, क्योंकि वहां रेडियो और माइक्रोफोन जैसी चीजें रखी थीं। इसलिए ली ने साफ मना कर दिया। अगले दिन ली अपने बेटे मार्कस के साथ मछली पकड़ने निकलता है। रेगन भी साथ चलने की जिद करती है, लेकिन ली कहता है कि तुम्हारी माँ घर पर अकेली है, इसलिए तुम यहीं रहो और उनकी देखभाल करो। यह सुनकर रेगन बहुत दुखी हो जाती है और उसे लगता है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते। गुस्से में वो अपना बैग लेकर घर से निकल पड़ती है और सीधे उस जगह पहुंचती है जहां उसके भाई बो की मौत हुई थी। वहां वो उसकी कब्र के पास लेटकर रोते रोते सो जाती है। उधर घर पर एवलिन बिल्कुल अकेली थी। वो कपड़े धोकर बोरी में भर रही थी और तभी सीढ़ियों पर चलते वक्त बोरी एक नुकीले कील से अटक गई। वो कील अब सीढ़ी के बीच में सीधा खड़ा हो गया। एवलिन को पता भी नहीं चला। दूसरी तरफ ली और मार्कस नदी के पास पहुंचते हैं। वहां ली अपने बेटे को बताता है कि झरने के पास तुम खुलकर बात कर सकते हो, क्योंकि पानी की आवाज हमारी आवाज को छुपा लेती है। वहां मार्कस अपने पिता से पूछता है कि क्या वो बो की मौत का जिम्मेदार रेगन को मानते हैं। इस पर ली कहता है नहीं, इसमें किसी की गलती नहीं थी, लेकिन मार्कस बताता है कि रेगन खुद को दोष देती है, इसलिए तुम्हें उसे साफ साफ बताना चाहिए कि उसकी कोई गलती नहीं थी। इस बीच घर पर एवलिन अपने बेटे की तस्वीर देखकर रो रही थी कि अचानक उसे लेबर पेन शुरू हो गया। वो जल्दी से बेसमेंट की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उसका पैर उस नुकीले कील पर पड़ गया। दर्द से तड़पने के बावजूद उसने एक आवाज तक नहीं निकाली, लेकिन उसी वक्त उसके हाथ से फोटो फ्रेम गिर गया और जोर की आवाज हुई। मॉन्स्टर ने तुरंत वो आवाज सुन ली और घर की तरफ आने लगा। एवलिन खून से लथपथ पैर के साथ मुश्किल से बेसमेंट में पहुंची और रेड लाइट ऑन कर दी, जो खतरे का इशारा था। बाहर ली और मार्कस ने भी ये रेड लाइट देख ली
और समझ गए कि घर पर खतरा है। अब मॉन्स्टर घर में घुस चुका था और बेसमेंट में एवलिन को ढूंढ रहा था। वो बड़ी मुश्किल से टाइमर का सहारा लेती है। टाइमर बजते ही मॉन्स्टर उस आवाज की तरफ दौड़ता है और एवलिन मौके का फायदा उठाकर ऊपर आ जाती है। लेकिन दरवाजे पर आते ही उसने देखा कि बाहर भी एक और मॉन्स्टर घात लगाए खड़ा है। मजबूरी में वो दीवार के पीछे छिप गई। ली और मार्कस दूर से ये सब देख रहे थे। ली जानता था कि बंदूक से मॉन्स्टर को मारना नामुमकिन है, इसलिए उसने अपना पुराना प्लान एक्टिवेट किया। उसने मार्कस को फ्लेयर रॉकेट्स चलाने भेजा। इधर एवलिन बाथरूम तक पहुंच चुकी थी। दर्द असहनीय था और बच्चा पैदा होने वाला था। उसी वक्त मॉन्स्टर भी उसकी सिसकियों को महसूस करके बाथरूम तक आ गया। एवलिन को लगने लगा कि अब बचना मुश्किल है, लेकिन तभी मार्कस ने फ्लेयर रॉकेट्स चला दिए। जोरदार आवाज और रोशनी देखकर मॉन्स्टर तुरंत उस तरफ भागा। उसी पल एवलिन ने दर्द से चीख मारी, लेकिन उसकी चीख रॉकेट्स की आवाज में दब गई। रॉकेट्स की तेज आवाज और रोशनी दूर खेतों से रेगन ने भी देख ली। उसे लगा घर पर कुछ गड़बड़ है, तो वो जल्दी जल्दी वहां लौटने लगी। इधर ली बंदूक लेकर घर पहुंचा। उसने सीढ़ियों पर खून के निशान देखे और उन निशानों को फॉलो करते करते बाथरूम तक पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि बाथटब खून से भर चुका था। उसे लगा कि एलिन मर चुकी है। वो टूटकर रोने लगा। तभी बगल के शावर रूम के शीशे पर एक हाथ दिखाई दिया। वो एलिन का था। असल में एलिन ने तमाम मुश्किल हालात में भी हिम्मत दिखाकर एक बेटे को जन्म दिया था। उसे जिंदा देखकर ली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बच्चे की आवाज बाहर न जाए, इसलिए ली फौरन एलिन और बच्चे को लेकर अंडरग्राउंड बेसमेंट में चला गया। वहां उन्होंने बच्चे के लिए एक साउंड प्रूफ बॉक्स बना रखा था, लेकिन बेसमेंट तक पहुंचने से पहले ही बच्चा रोने लगा और मॉन्स्टर उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। ली ने जल्दी से बेसमेंट का दरवाजा बंद किया और गद्दे से ढक दिया। फिर बच्चे को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर बॉक्स में रख दिया। अब बच्चे की आवाज बाहर नहीं जा रही थी और थोड़ी राहत मिली। वहीं ली ने अपनी वाइफ से कहा, मैं इन मॉन्स्टर्स की कमजोरी समझ चुका हूँ। अब जल्द ही ऐसा हथियार बनाऊंगा जिससे हम इन्हें हरा पाएंगे। दूसरी ओर रेगन भी घर लौट रही थी। रास्ते में उसने खेतों के बीच एक टॉर्च की रोशनी देखी। वो वहां पहुंची तो अचानक पीछे से एक मॉन्स्टर उसकी आहट पकड़कर करीब आ गया। तभी रेगन के कान की मशीन से अजीब सी तेज फ्रीक्वेंसी निकली। उस आवाज से मॉन्स्टर जोर जोर से तड़पने लगा, जैसे किसी ने उसके कान में नुकीली सुई चुभा दी हो। दर्द बर्दाश्त न कर पाने पर वो वहां से भाग गया। रेगन को खुद भी कानों में तकलीफ हुई, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। वो टॉर्च उठाने ही वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो मार्कस था, जो वहीं झाड़ियों में डरा सहमा छिपा हुआ था। उसने कहा, मैं छुपकर देख रहा था, तुम्हारे पीछे एक मॉन्स्टर आ रहा था, लेकिन अचानक वो भाग गया। ये सुनकर रेगन डर गई, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो इतने खतरे में थी। उधर घर पर एलिन अपने बच्चों को लेकर परेशान थी। उसने ली से कहा, मुझे डर लग रहा है, कहीं मॉन्स्टर ने बच्चों को मार न डाला हो, उन्हें ढूंढ कर लाओ। ली ने एलिन और बच्चे को बेसमेंट में सुरक्षित छोड़ा और बच्चों की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन घर पहले ही मॉन्स्टर ने तहस नहस कर दिया था। पानी की पाइप भी टूट चुकी थी और पानी बेसमेंट में भरने लगा था, जिसका ध्यान ली को नहीं रहा। इधर मार्कस और रेगन अनाज रखने वाली बड़ी टंकी पर चढ़कर आग जलाते हैं ताकि उनके पापा उन्हें देख सकें। ली भी आसपास बच्चों को खोजने लगा। घर में पानी के शोर से एलिन की आंख खुली। उसने देखा कि पूरा बेसमेंट पानी से भर चुका है और बच्चे का बॉक्स भी डूब रहा है। तभी उसे सामने ही मॉन्स्टर नजर आया। एलिन डर गई कि शायद बच्चे को मॉन्स्टर खा चुका है, लेकिन जब वो धीरे धीरे पास गई तो देखा कि बच्चा सही सलामत है, बस चुपचाप बिना आवाज किए लेटा था, इसलिए उसकी जान बच गई थी। एलिन उसे उठाकर कोने में खड़ी हो गई, लेकिन खतरा वहीं मंडरा रहा था। दूसरी ओर रेगन को लगने लगा कि उनके पापा अब नहीं आएंगे। वो अकेले घर लौटना चाहती थी, लेकिन मार्कस ने उसे रोका। बहन को रोकने के चक्कर में मार्कस अनाज की टंकी के अंदर गिर पड़ा। अनाज में ढंसते ढंसते उसकी आवाज निकल गई। ये आवाज सुनकर घर वाला मॉन्स्टर तुरंत वहां दौड़ पड़ा। मार्कस धीरे धीरे अनाज में धंस रहा था और बाहर निकलना मुश्किल हो रहा था। तभी रेगन ने हिम्मत दिखाते हुए टंकी का दरवाजा तोड़ा और खुद भी अंदर कूद गई। दोनों ने मिलकर किसी तरह बाहर चढ़कर दरवाजे पर बैठकर जान बचाई, लेकिन टंकी की हलचल और आवाज सुनकर मॉन्स्टर खेतों से होता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। ली ने दूर से ये देखा और समझ गया कि अब उसके दोनों बच्चे सीधे खतरे में हैं। अगले ही पल वो मॉन्स्टर भी टंकी के अंदर कूद पड़ा। वो दोनों को मारने ही वाला था कि तभी अचानक से रेगन की कान वाली मशीन से
एक तेज और चुभने वाली आवाज निकलने लगी। ये आवाज मॉन्स्टर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई और वो तड़प कर वहाँ से भाग गया। इस तरह से रेगन और मार्कस मौत के मुंह से बच निकले और बाहर निकल आए। बाहर ली भी उन्हें ढूंढता हुआ आ चुका था। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर वो बहुत खुश हुआ। इस दौरान एलिन घर के सीसीटीवी पर यह सब देख रही थी। तभी ली को महसूस हुआ कि मॉन्स्टर अभी भी आसपास ही है। उसने तुरंत बच्चों को पास खड़ी गाड़ी की तरफ भेजा और खुद कुल्हाड़ी लेकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन मॉन्स्टर अचानक उसके पीछे ही था। वो पलटा तो मॉन्स्टर ने उसे जोर से मारकर दूर फेंक दिया। ये देखकर मार्कस अपने पापा को आवाज देने लगा। आवाज सुनते ही मॉन्स्टर को उनकी लोकेशन मिल गई और वो बच्चों की तरफ बढ़ने लगा। तभी फिर से रेगन की मशीन से वो तेज फ्रीक्वेंसी निकलने लगी, लेकिन इस बार दर्द से परेशान होकर रेगन ने मशीन को बंद कर दिया। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यही मशीन मॉन्स्टर की कमजोरी थी। अब मॉन्स्टर कार पर हमला कर मार्कस तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। तभी ली को होश आया। उसने समझ लिया कि वो इस मॉन्स्टर से लड़कर जीत नहीं सकता, इसलिए उसने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बलिदान देने का फैसला लिया। उसने रेगन को इशारे से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने कभी भी तुम्हें अपने भाई बो की मौत का जिम्मेदार नहीं माना। ये कहकर ली जोर जोर से चिल्लाने लगा ताकि मॉन्स्टर का ध्यान बच्चों से हट जाए। अगले ही पल मॉन्स्टर ने ली पर हमला कर उसे मार डाला। पिता की मौत देखकर रेगन को बहुत दुख हुआ। उसे एहसास हुआ कि वो गलत थी। उसके पिता हमेशा उससे प्यार करते थे। ली की मौत के बाद मॉन्स्टर वहां से चला गया। इधर रेगन और मार्कस गाड़ी लेकर घर पहुंचे। माँ एलिन ने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया, लेकिन तभी मॉन्स्टर फिर से उनके घर आ गया। एलिन बंदूक लेकर उसके सामने खड़ी हो गई। उसे पता था कि गोलियां उसकी मोटी खाल पर असर नहीं करेंगी। इसी बीच फिर से रेगन की मशीन से तेज आवाज निकली और मॉन्स्टर तड़पने लगा। रेगन को समझ आया कि उसके कान की मशीन से निकलने वाली हाई पिच फ्रीक्वेंसी ही इन मॉन्स्टर्स की सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने मशीन का पावर और बढ़ाया, जिससे मॉन्स्टर दर्द से और ज्यादा तड़पने लगा और उसका आर्मर टूटकर सिर खुल गया। इसी मौके का फायदा उठाकर एलिन ने उसकी खोपड़ी पर सीधा फायर कर दिया और वो मॉन्स्टर मारा गया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि गोली की आवाज से बाकी के दो मॉन्स्टर भी उनकी तरफ आ रहे थे। अब रेगन और एलिन दोनों तैयार थे। रेगन ने माइक का वॉल्यूम फुल कर दिया और एलिन बंदूक लेकर अगले मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए तैयार हो गई। और इसी सस्पेंस के साथ कहानी खत्म हो जाती है।